हाल है फरिया? बिल्कुल ठीक हाल है मियाँ साहब, लेकिन हमें एक्सेस नहीं मिल रहा आप तक आने के लिए। बाहर भी हमें मना किया गया है और हमें पता चला है कि आपको भी शायद नहीं मौका मिल रहा बाहर आने का। इसकी क्या वजह है? बस आप देख लें, हमें बाहर नहीं जाने और हम भी यहाँ अंदर मौजूद हैं और बस फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। मियाँ साहब, लाहौर में क्रैकडाउन हुआ, आपकी BSc कैटेगरी के लीडर्स को पकड़ा भी गया और हाउस अरेस्ट की भी खबरें आई हैं। तो क्या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक क्राउड आ जाएगा आपको लेने के लिए, वो मुमकिन है इस वक्त? इन्होंने तो देखें अपना पाकिस्तान को मैदान जंग बना दिया है और जगह जगह पे रुकावटें खड़ी की हैं, जगह जगह से लोगों के रास्ते रोके जा रहे हैं। इतना लोगों में जोश व खरोश है और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों के हिसाब से लोगों को शहरों से गिरफ्तार किया गया है और उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपना हरगिज़ एयरपोर्ट ना जाएं। बीच में आपको मालूम है कि बहुत सारी रुकावटें खड़ी की हुई हैं और वे इलेक्शन में 10 दिन इलेक्शन में रह गए हैं। इलेक्शन से पहले क्या इस तरह से होता है? इलेक्शन से पहले क्या ये कुछ होता है? क्या साख रह जाएगी इलेक्शनों की? और जो कुछ हो चुका है अभी तक, क्या साख रह गई है? तो अगर क्रेडिबिलिटी नहीं इलेक्शंस की तो फिर कौन मानेगा उन इलेक्शंस के रिजल्ट को? ये समझता है कि वो आपकी जानशीन है, आपके साथ वो खड़ी रही हैं और आपका जो बयानिया है उसको मजबूती से लड़ती रही हैं, मगर अगर वो आपके साथ जेल चली जाती हैं तो फिर आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब इस बयानियों को वैसे लेके चल सकेंगे, लोगों तक आपका पैगाम पहुंचा सकेंगे? डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस इन हिम? मरियम खुशी से तो जेल नहीं जा रही और जेल उसको भेजा जा रहा है और उसके खिलाफ कोई मुझे बताएगा कि उसके खिलाफ 8 साल कैद का फैसला क्यों कराया और उसका क्या जुर्म है? क्या जुर्म है कि उसको 8 साल के लिए कैद जो है वो दे दी गई है? तो लिहाजा हम तो समझते थे कि हम अपना, मैं, मरियम, शहबाज शरीफ सब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे थे और करना चाहते थे। लेकिन अब आप देखें कि ये कौन है फैसला सुनाने वाले और कौन है फैसला जो है वो देने वाले। तो और फैसला सुनाने वाले और फैसला करवाने वाले, ये दो अलग अलग जो है ना वो लोग हैं। तो आप अपना ये जो हम ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे के जो जेल जा रहे हैं, इंशाल्लाह तहरीक यहीं से उठेगी और यहीं से इंशाल्लाह मुल्क तब्दील होगा अल्लाह के फजल करम से। बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। 70 साल कोई थोड़ी मुद्दत नहीं होती। पाकिस्तान को 70 साल में क्या मिला है? आज हम दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। 70 सालों के बाद भी दुनिया में ज़लीलो ख़ार होते हैं, रुसवा हो रहे हैं और रुसवा हमें इस कौम को कराया जा रहा है, वरना ये कौम रुसवा होने वाली नहीं थी। मियाँ साहब, मीडिया में ये बातें यकीनन चमगोइयाँ हैं कि सब मिलकर इसको ऑनर करें, क्योंकि बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है और ख़बर को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मगर आपका इरादा, आप कई दफ़ा कह चुके हैं, ये था कि जेल भी गए तो आप वहाँ से सियासत भी करेंगे, लोगों से इन टच भी रहेंगे। आपने कई दफ़ा अपने जलसों में ये कहा। आपको तो अभी बात आपकी रोकने की कोशिश की जा रही है, तो अगर जेल जाते हैं तो फिर किस तरह से आप लोगों से इन टच रहेंगे? ताक रह जाएगी अब इन इलेक्शंस की। हम तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हम तो, मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटे। और आज मैं अपनी वहाँ वाइफ को वहाँ पे उस अस्पताल में छोड़ के, अनकॉन्शियस छोड़ के मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे 10 साल की कैद की सज़ा दी हुई है, मरियम को 8 साल कैद की सज़ा दी हुई है। तो मैं किसी मकसद के लिए आ रहा हूँ और कौम को उस मकसद का पता है। और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया को भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। मीडिया को भी अपना डर के घबराना नहीं चाहिए। मीडिया आगे बढ़े। कौम माशाल्लाह अब बढ़ रही है और कौम अगर नज़र ना आती कि बढ़ती हुई, तो ये अपना इस तरह की पाबंदियां लगाते, ये हमारे उम्मीदवारों को इस तरह से तोड़ते, ये वफादारियां तब्दील करवाते, ये सिंबल जो है ये शेर से जीप की तरफ मुंतकिल कराते। इनको मालूम है सब कुछ और ये जो कर रहे हैं वो आप भी उनको जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारा वो इंटरव्यू देखा जो हमने नवाज शरीफ साहब से किया। कल बहुत बड़ा खबर का दिन था। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने मरीम नवाज साहब ने गिरफ्तारी दी। ये सफ़र लंदन से इसका आगाज़ हुआ। अबू धाबी में वो ट्रांजिट पर थे जहाँ से मैंने और मेरी टीम ने उनको ज्वाइन किया। वहाँ से हम सफ़र करके उनके साथ आए। अबू धाबी में उनको कवर करते रहे। जो इंटरव्यू आपने देखा है ये वहाँ पर हुआ था। इसके हवाले से आप इससे बात कर सकते हैं। मेरे साथ मुर्तज़ा अली शाह मौजूद है। स्पेशली हम लोग लाहौर की सड़कों पर आए हैं। मुर्तज़ा लंदन से सफ़र करके आए नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के साथ, इसलिए हम उनसे उस सफ़र का अहवाल सुनेंगे। आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ आंखों देखा हाल बताना है। लाहौर की सड़कों पे लाहौरियों से हमने ये भी पूछना है कि कल हुआ क्या था। दो मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग निकले ही नहीं जैसे निकलना चाहिए था। दूसरी राय ये है कि इतना ज़बरदस्त क्रैकडाउन था कि लोगों को डिस्करेज किया गया। मगर जो भी हुआ, बहुत अगर लोग तादाद में किसी जगह पे इकट्ठे हुए भी तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की गिरफ्तारी पे जो प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड थी वो नज़र नहीं आई। लेकिन पहले मुर्तज़ा अली शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप बताएं क्या हुआ क्या शुरू? आप तो बड़े दिनों से फॉलो कर रहे थे, आपको इंटरव्यू भी दिया, जहाज़ में दिया शायद नवाज शरीफ साहब ने। क्या उनका कैसा मूड था, क्या कह रहे थे? देखिए, नवाज शरीफ साहब से यहाँ आने से पहले भी उनसे वहाँ हमारी मुलाकातें हुई, बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड और इंटरव्यूज़ भी हुए। तो उसमें देखिए उन्होंने जो बहुत सारी बातें उन्होंने पब्लिकली कही भी, वो जब से उनकी जिस दिन उनकी जो सज़ा उनको मिली थी, और वो ये सज़ा ऐसी थी कि उसको पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगी, तो उसमें वो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा क्लियर थे। चूँकि पहले से जब वो गए थे खबरें आ रही थी कि वो वापस नहीं आएंगे, तो वो इस बात पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। दो बातों के हवाले से कि वो सब उनका ख्याल था कि उनको सज़ा भी होगी, और वो इस बात को भी उनका यकीन था कि वो वापस आएंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट था, हमें भी डाउट था, लेकिन फिर उन्होंने अनाउंस किया, डेट दी, आए। और वो जहाँ तक जो हमारी जो रीडिंग रही है, मुझे तो यही लगा है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए। मरीम नवाज इस पूरे प्रोसेस में उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के तौर पे सामने आई हैं कि नवाज शरीफ का जो ये डिसीजन कि उन्होंने जाना है, और 10 साल सामने उनको नज़र आ रहे हैं प्रिजन के, और शायद जो बाकी जो मामलात चल रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा हों, तो उनको तो यूँ लग रहा है कि एक बहुत अनसर्टन गैर मुय्यना मुद्दत तक दोनों का प्रिजन का वो सामना एटलीस्ट नवाज शरीफ को तो है और मरीम को भी है। और उसके बावजूद उन्होंने वो जो तय किया था कि हम पाकिस्तान वापस आएंगे, प्रिजन में जाएंगे, वो उन्होंने किया है। ओवरऑल अगर आप मूड की बात पूछें तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आए, और जो उन्हें किसी भी एक जिटरी नज़र नहीं आए, कहीं उन्हें कोई कन्फ्यूजन या किसी परेशानी जो नज़र आ सकती है ऐसे हालात में वैसे हमने नहीं देखी। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, पहले भी उनसे, नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते। जो पहले भी इंटरव्यूज़ किए, मैंने एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनको इतना बगैर सोचे, बगैर कुछ के फ्लो में बोलते हुए नहीं देखा जैसे वो कल बोल रहे थे, और एक्साइटेड भी नहीं देखा जैसे पहले भी ये हो चुका हो। लाइक ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। तो आपको लगा कि उन्होंने थॉट थ्रू नहीं किया है, सोचा नहीं है, जज्बाती फैसला है? क्योंकि अगर सोचा जाए तो क्या ये एक अक्लमंदाना फैसला किया है उन्होंने? देखिए, उसमें वहाँ हमने उनसे पूछा भी था कि आपको पता है कि आप किस काम में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नंबर एक की जो जेल है ये पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जो कैद तन्हाई में पहले भी रह चुका हूँ अटक किला में, और तकरीबन उन्होंने कहा कि 1.5 साल का टाइम बताया था। और जो दूसरा उनके सामने जो देखे बहुत बड़ा क्वेश्चन यही था कि पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी था, इलेक्शन भी सर पर है, और जो इलेक्शन ना भी होते उनके लिए अपना जो मेरा ख्याल है जो लिटमस टेस्ट था उनके लिए वो यही था कि क्या वो ऑप्ट आउट करते हैं या वो जाते हैं जेल में। तो जो उसमें जो उन्होंने, मेरा ख्याल है ये उनका बड़ा एक सोच समझ के उन्होंने फैसला किया कि अगर वो नहीं आते तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस। सियासी उन्होंने फैसला किया, और जो उसमें बड़ा एक कॉन्शियस और डेलिबरेट उनका ये डिसीजन था जिसमें उन्होंने यही ज़रूरी समझा कि जेल जाना उनके लिए अच्छा है और जेल से बाहर रहना उनके लिए बुरा है। अब सफ़र का हाल बताएं, क्योंकि अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक ब्लॉग अपडेट किया है। वो कह रहे हैं जब मैं अबू धाबी आया तो हमें भी एकदम अंदाज़ा, पहले तो लगा बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल है। मरीम नवाज साहबा से जब मेरी बात हुई उन्होंने भी कहा कि हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, मगर प्रोटोकॉल की उन्होंने कहा कि आड़ में हमें लगा कि वी आर नाउ इन सॉफ्ट कस्टडी। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है। आपको कब अंदाज़ा हुआ, और क्या लंदन की फ़्लाइट में भी सिक्योरिटी? नहीं, वहाँ से जो फ्लाइट आ रही थी ये तो बिल्कुल यकीनी बात है कि उसमें अनयूजुअल लेवल की सिक्योरिटी ज़रूर। हीथ्रो से सिक्योरिटी इस हवाले से थी कि जो इंतज़ामिया थी
उनको पता था कि इस पर नवाज शरीफ ट्रैवल कर रहे हैं और ये सारा ऑब्वियसली एक कंट्री टू कंट्री बातचीत भी होती है और ये सबको पता था कि इसमें जर्नलिस्ट की बड़ी तादाद हो सकती है, मीडिया के लोग हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकता है, कोई भी वाक़या हो सकता है। सो उस हवाले से टू मच नहीं था, लेकिन आपको पता चल रहा था कि जहाज़ के अमले को एटलीस्ट पता था कि इस पर काफ़ी जो है ना ये कोई इम्पॉर्टेंट जर्नी है और पाकिस्तानी सियासत से लिंक्ड है, इस हद तक उनको पता था। और जो लंदन से जब वो बैठे उसके बाद पूरे अरसे में मीडिया वाले हम सारे वहाँ थे, सारे लोग हम चाह रहे थे कि उनसे वहाँ पे बात हो सके, लेकिन वो जो फर्स्ट क्लास से नवाज शरीफ ने यही फैसला किया। इनिशियल उनका प्लान था कि मीडिया से बात करें, लेकिन फिर ये तय हुआ कि वो बात नहीं करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो फैसला फ़िलहाल वो रेस्ट कर रहे हैं। फिर फैसला ये हुआ था कि दुबई में जाके वो बात करेंगे और दुबई में तो खैर उसके बाद तो आप भी अबू धाबी जाके करेंगे और वहाँ जब हम पहुँचे उसके बाद तो आपने भी ज्वाइन कर लिया था। हम लोग क्योंकि बाहर थे और बाहर से हमें ये पता चल रहा था कि आप लोगों को उनसे एक्सेस नहीं मिल रहा, हम लोग भी फिर इसलिए जब हम भी आए तो हमें भी एक्सेस नहीं मिला। आपने कोशिश की थी? जी बिल्कुल, हमने कोशिश की। इनिशियली हमें ये कहा गया था सिक्योरिटी की तरफ से कि बल्कि जो अमला था इत्तेहाद का वो उनसे हमारी बात हुई। जो फिर हमारी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बात हुई तो सबसे पहले हमारे वहाँ पहुँचने की थोड़ी देर बाद ये एक तो उन्होंने हमें वैसे आके कहा कि आप यहाँ पर किसी भी किस्म की फिल्मिंग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये अबू धाबी है, ये लंदन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, लिहाजा कोई, बल्कि बाज़ जर्नलिस्ट के उन्होंने वीडियोस ली, उनके वो डिलीट भी करवाया। वो बड़े लोग समझते रहे कि शायद आप थे, वो आप नहीं लकी वो एक्चुअली बीबीसी के एक जर्नलिस्ट थे, उनकी वो वीडियो उन्होंने वो क्लियर करवाई। लेकिन उसके बाद ये कहा उन्होंने कि हम इस बारे में देख रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट करेंगे। फिर हमारे पासपोर्ट्स वगैरह लिए गए, उन्होंने वो देखा, लेकिन बाद में यूँ पता चला कि जो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा था कि वो इस बात को देखेंगे, वो बाद में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की हम इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क का कानून है। उन्होंने आके कहा, बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हम इजाज़त नहीं देंगे। और ख़ास तौर पर जब उन्हें पता चला कि ये सारे लोग मीडिया के, उसके बाद जहाँ पर हम मौजूद थे, जो बिज़नेस लाउंज था, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनकी जो सीक्रेट सर्विस के लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो बाद में उन्होंने लोगों से चलते फिरते वो पूछ भी रहे थे, उनका वो बोर्डिंग पास पूरी चेकिंग होती रही। मेरा उन्होंने ख़ुद मुझे चेक किया, 2-3 और लोग जो वहाँ पे आए हुए थे उनको उन्होंने चेक किया, वो नज़र रखे हुए थे और वो डेफिनेटली इस बात के लिए तैयार थे कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो। सो जो प्लान था कि शायद वहाँ एयरपोर्ट पर बिज़नेस जो एग्जेक्टिव लाउंज और बिज़नेस लाउंज के एग्जेक्टिव लाउंज में थे, हम सारे लोग बिज़नेस लाउंज में थे। सो उनका ये जो था कि वो यहाँ से हमें मिलाएंगे और बातचीत होगी किसी स्टेज पर, जिसके लिए एफर्ट भी की गई, आपको भी पता है, वो नहीं हो सकी। इसके ऊपर फिर उन्होंने एक टेलीफोन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद वो पर्सनल कॉल्स नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने एक टेलीफोन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हम सब ने सवाल, हाँ, वो उसमें अगर बता दूं कि वो वाली जिस मोमेंट पे हुई तो वो बाकायदा तौर पर वो टेलीफोन था, वीडियो उधर साइड पे बन रही थी, सब जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए, तकरीबन उसमें काफ़ी 14-15 जर्नलिस्ट थे, उन सब ने सवालात पूछे जिसके उन्होंने जवाब दिया और फिर हमें उसके वीडियोस मिले जो हमने आगे फिर फर्दर। बीबीसी के आप जिस जर्नलिस्ट की बात करें, ताहिर उनका शायद नाम है जी, ताहिर इनाम या हाँ ताहिर नाम। एक आज बीबीसी पे ब्लॉग है ताहिर साहब के नाम से, बीबीसी के जो सफ़र में शामिल थे, वही ताहिर साहब है। उन्होंने ये लिखा है कि जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, मगर नवाज शरीफ साहब ने एक अलग स्टांस लिया है। वो नहीं मान रहे कि मैं कन्विक्टेड हूँ, कल्प्रिट हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये एक सिविल मिलिट्री की जंग है और इस वोट को इज्जत दो का नारा कैंपेन का नारा बन गया है। तो उसका ख्याल था कि उन्होंने ये लिखा है कि हम समझ रहे थे लंदन से उसको बड़ी पजीराई मिलेगी, क्योंकि वो तो नजरिए उनके बकौल वो नजरिए पे आ रहे हैं, मगर लंदन में भी पीटीआई के वर्कर्स तो नजर आए मगर पीएमएलएन की नजर नहीं आए। देन ही गोज ऑन टू से कि मुझे उम्मीद थी कि शायद अबू धाबी में ऐसा हो, और मैं बाहर मौजूद थी। आई कैन ऑल्सो से कि वो सही कह रहे हैं, बाहर भी पीएमएलएन के वर्कर्स हमें नज़र नहीं आई, बट अगेन वहाँ के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, एज यू नो। और फिर यहाँ आकर भी जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपोर ऑफ ग्रीफ या बहुत ज़्यादा लोग, वो भी नज़र नहीं आया। उसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे जो लाहौर का तो मैंने चूँकि पहले कवर नहीं किया, मुझे इस सीन का बिल्कुल नहीं पता, मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि बात, चूँकि हम तो खुद हमारे फ़ोन बंद थे जैमज, हम तो वो 3 घंटे बाद आपके साथ ही बाहर है। लंदन का अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, लंदन में हुआ ये था कि जो पहले दिन जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर प्रोटेस्ट हुआ वो सिर्फ पीटीआई का था, जो दूसरे दिन हुआ वो भी पीटीआई का था, लेकिन उसके जो कन्विक्शन आने के नेक्स्ट उसी शाम से हुआ ये है
कि जब ये खबर फैली तो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग शौकिया भी आए, उनको जब ये पता चला कि ये प्रॉपर्टीज़ अब हमारी हो गई हैं, वो बाकायदा लोग एक आध लोग वहाँ पंजाब पुलिस की वर्दी पहन के आए कि मैं प्रॉपर्टी का कब्जा लेने आया। So it became like a fun place. फन प्लेस हो गया, तो आम लोग भी आए, इसमें कोई पीटीआई के लोगों के अलावा आम लोग भी आए, ये एक फैक्ट है। उन्होंने कुछ लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे हम पॉपुलर हो जाते हैं तो इसलिए भी आए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो थर्ड डे है, थर्ड डे में वहाँ मुस्लिम लीग नून के लोग आना शुरू हुए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे वहाँ पे जो पीटीआई ने तो बाकायदा तौर पर उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि हमारा इन मुजाहिरों से अब कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मुस्लिम लीग के और पीटीआई के लोग बराबर आते रहे वहाँ पे। और जो जर्नलिस्ट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो चूँकि लास्ट मुझे पता है कि जिस दिन ये सारा वो टेक ऑफ हुआ वो उसी के अगले दिन पहुँचे थे। उन्होंने क्लियरली वो वाला सीन कवर नहीं किया अब तक कि आपके रिपोर्टर हमारे साथ थे, हम सब वहाँ कवर करते रहे। सो आखिरी जो 3 दिन मुजाहरे हुए इसमें पीटीआई और पीएमएल नून के लोग इक्वल नंबर में वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि एक इंस्टेंस में पीएमएल नून के लोग ज़्यादा हो गए थे। और वहाँ पूरा उन्होंने एक दूसरे को मैच होता था कि शाउट आउट मैच था कि कौन किससे ज़्यादा वो लड़ता है। सो एक तरफ तो वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के नारे फ्रंट पे पीटीआई लगा रही थी, मुस्लिम लीग वाले यहाँ वो साउंड सिस्टम लगा के वोट को इज्जत दो और शेर आया उसका वो पूरा लाउड, पूरा वहाँ पे पाकिस्तान का इलेक्शन माहौल बना। उससे भी मैं तो कहता हूँ यहाँ फिर भी कुछ उससे ज़्यादा ही था। तो बल्कि वहाँ पे फिर जो लास्ट डे था, लास्ट डे जिस दिन नवाज शरीफ वहाँ से चले, उस दिन मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि एक बंदा वहाँ पे वो उनके घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने कहा कि ये फ्लैट सब मेरे हैं। जिस पर जब वो अंदर एंटर हुआ था तो उस वक्त वो जुनेद और जकरिया आए और उसने गालम गलोच हुआ और वहाँ जो लड़ाई हुई उसके विजुअल्स आपने देखे हैं। फिर वहाँ से पुलिस अरेस्ट भी हुई, उस बंदे को हॉस्पिटल जाना पड़ा क्लियरली उसको। अब तो ये बात तो हम सभी मजम्मत करते हैं कि गालियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर ज़ाहिर मरीम नवाज साहब का बेटा जेल चला गया। मरीम नवाज साहब को भी आपने कवर किया, ठीक है हुई है, लेकिन शी इज़ अ वुमन और पाकिस्तान में बैक लाहौर से आज का प्रोग्राम मोतज़ अली शाह हमारे साथ मौजूद है। हमने सफ़र किया नवाज शरीफ साहब के साथ वापसी का, उसी का आंखों देखा अहवाल आपको बता रहे हैं। मरीम नवाज साहब के हवाले से आप बात कर रहे थे कि डिटर्मिन्ड नजर आई। बिल्कुल थ्रू आउट डिटर्मिन्ड नजर आई। और देखिए उनका जो नैरेटिव था कि उनको सज़ा इस बात पे दी जा रही है कि वो अपने बाप के साथ खड़ी हुई हैं, और उनका फिर ये बाद में जब कन्विक्शन के बाद उन्होंने ये कहा कि जो वो कभी पब्लिक ऑफिस में रही नहीं है, और उसके बावजूद और फिर ये कि जो कोर्ट के सामने ये उनकी कंटेंशन है कि एक ऐसा उनके डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से फैसला दिया गया जो कोर्ट के सामने था ही नहीं। सो ऑब्वियसली उनकी जो फ्यूचर, और प्लस ये बड़ा इंपॉर्टेंटली जिस चीज़ को उन्होंने फर्स्ट डे से वो हाईलाइट किया और जो हमें भी जो उन्होंने बताया वो यही था कि जो जजमेंट आई, जो वर्डिक्ट आया जिसमें उनको प्रिजन हुआ है, उसमें वो कह रही हैं कि जो करप्शन के जितने भी इल्ज़ामात थे ऑफ के कई सौ अरब रुपए की करप्शन है, वो ये कह रही हैं। और जो उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको अपना नैरेटिव बनाया कि वो हर तरह से कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया है कि नवाज शरीफ ने या उन्होंने कभी पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ नहीं किया, करप्शन नहीं की, और जो किक बैक्स कमीशन कुछ नहीं लिया। लिहाजा वो समझती हैं कि जो करप्शन के हवाले से पूरी मूवमेंट थी वो तो गलत साबित हुई है। एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के ऊपर उनकी जो कन्विक्शन है, और ख़ास तौर पे उनका जो लिंक है कैलिब्री फॉन्ट वाला, वो उन्होंने मुझे बताया था इंटरव्यूज़ में बहुत दफ़ा कि उसका जो असल इशू वो यही है कि वो कैलिब्री फॉन्ट यूके की हद तक बिल्कुल वैलिड है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे मैंने खुद चेक किया था, वहाँ पे जो सोलिसिटर ने उसको कंफर्म किया, बरतानिया के फॉरेन ऑफिस ने उसको स्टैम्प किया, और जितनी भी एक लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है वहाँ वो सारी पूरी है। लेकिन पाकिस्तान में उस कैलिब्री फॉन्ट को वहाँ पे जाली करार दिया गया। एक एक्चुअली ये भी है कि जो कैलिब्री विल इट काउंट कि लंदन क्या कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में है ना वो इस केस पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान का लॉ, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन नहीं वैलिड होगी कि यूके की होगी। देखिए जो कैलिब्री फॉन्ट का कि क्या कैलिब्री फॉन्ट जाली है या सही है, इसके बारे में एक बहुत मुख्तसर सी बात है कि अगर आप ये बरतानिया की किसी कोर्ट में भी जाएगा, ये वैलिड इसलिए साबित होगा कि एक जो रजिस्टर्ड सोलिसिटर है इंग्लैंड एंड वेल्स का, उसने उसको कंफर्म किया है कि ये सही है। JIT went to UK for that। हाँ,
और लेकिन उसके ऊपर ओपिनियन किसने दी? एक जो फॉन्ट एक्सपर्ट है, लेकिन उसी फॉन्ट एक्सपर्ट ने ये भी फिर कहा कि ये कमर्शियल यूज़ में था, और ये अगर बरतानिया की किसी कोर्ट में हो, इसको कैलिब्री फॉन्ट का ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको जेन्युइन करार दिया जाएगा, इस जाली करार नहीं दिया। क्या आपका ख्याल है? अभी आज उन्होंने कहा कि मैं बी क्लास भी नहीं लूँगी और मैं एक आम कैदी की तरह रहूँगी। मरियम नवाज़ की जो सियासत है वो अलग लग रही है नून लीग के बाकी लोगों से, या तो और ये डू और डाई है, या तो ये ख़त्म हो जाएगी या बहुत उठ भी सकती है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ को भी समझ आई है, वो इस बात को बेहतर समझती हैं कि जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में जो डिफाइंस की पॉलिटिक्स है उसकी अपील है। और ये देखिए, ये पूरी हिस्ट्री भी है, और अगर हम जनरली देखें इमरान खान की जो बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी थी, प्रॉब्ली अब भी है, वो ये है कि वो भी उनका एक सिस्टम के ख़िलाफ़ डिफाइंस है, उनके अपने हवाले से वही जो डिफाइंस का स्टांस वो मरियम नवाज़ ने भी लिया है। और ये फैक्ट है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी एक सस्टेंड कैंपेन के बावजूद उनका वोट बैंक भी है, उनके सपोर्टर्स भी हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंगली ड्रॉन टूवर्ड जो मरियम नवाज़ का जो नैरेटिव है उसमें बहरहाल अपील तो है। और वो चीज़ उनको समझ आई है कि उनका वो जो उनके ख्याल में एक दिलेरी का और डिफाइंस का वो वाला जो स्टांस है, वो समझती है कि लोग इस हवाले से उसमें अपील पाई जाती है। राइट। अब कुछ और बातें जो जिस लोगों को जो इतना ना पता हो, सफ़र में कोई ख़ास बात हुई हो, कोई ऑन द लाइटर नोट बात हुई हो, और क्या क्या हुआ? देखिए, वहाँ पर वैसे तो हमारे माहौल बड़ा, मतलब हम आपस में ज़्यादा जर्नलिस्ट थे और उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो सारे थे, सो वहाँ पे ये बड़ी इस हवाले से एक्साइटमेंट थी कि एग्जैक्टली एयरपोर्ट पे क्या होगा। बहुत से लोग समझ रहे थे गिरफ्तारी शायद अबू धाबी में हो जाएगी। हाँ, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें फैली हुई थी। सो हमारे लिए तो ये यकीन कीजिए पूरा सफ़र बहुत टेंस रहा। जो 7 घंटे की फ़्लाइट थी उसमें भी कोई नहीं सोच सक रहा था कि शायद नवाज शरीफ किसी वक्त भी आ जाएं, बात कर सकें। सो वो पूरा एक एंटिसिपेशन एक्साइटमेंट में वो गुजरा। दुबई एयरपोर्ट पे गुजरे, वहाँ तो बिल्कुल कोई मतलब एक नया माहौल बन गया कि पाकिस्तान से जो जर्नलिस्ट गए थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और यही था कि किस वक्त नवाज शरीफ इंटरव्यू दें। और उसके बाद जब हम जहाज़ में हम सारे लोग आपके साथ हैं, वहाँ तो जो अंदर माहौल था वो एक अलग किस्म की बेचैनी थी। आज हमने जब पिक्चर ट्वीट की है तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ लोग जेल चले गए, लेकिन ज़ाहिर है दिस इज़ अ जॉब, तो हम वी वर जस्ट डूइंग अ जॉब। देखिए, ये इस जॉब का एक परल है कि कहीं कहीं हम खुद उस कॉजेज़ के साथ उसके साथ अटैच भी हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहरहाल हमारी जॉब तो जॉब है, वो करनी है। और इसमें बस यही है कि जितना हंसते मुस्कुराते कर लें उतना बेहतर है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम भी गिरफ्तारियां दे दें कि आ जाएं, या हम गिरफ्तारी लेने वाले बन जाएं। सो वी कांट डू दैट। हमें एक वक्फा लेना है। मुतज़्ज़िल अली शाह साहब ने अपना आंखों देखा अहवाल आपको बताया। वक्फे के कुछ फुटेज दिखाएंगे जो हम आपको कल नहीं दिखा सके, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। लाहौर में हम मौजूद हैं, आपको यहाँ की भी सूरत हाल बताएं, क्योंकि कल जब हम लाहौर में लैंड किए, मुतज़्ज़िल अली शाह साहब भी उसी प्लेन में भी थे, मैं भी उसी में थी। हमने आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी का। लाहौर सेलेक्ट किया उन्होंने, इत्तेहाद एयरवेज़ कैसे सेलेक्ट हुई ये भी पूरी कहानी है जो भी थोड़ी देर पहले मुतज़्ज़िल ने कुछ बताया भी। उसमें एक जो इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ये बताया कि उसकी वजह ये थी कि उन्होंने समझा इत्तेहाद एयरवेज़ का लाहौर पहुंचने का वक्त बड़ा अच्छा है। वो बाद में फ़्लाइट पे 2 घंटे लेट हो गई, उसका अलग मामला था, लेकिन इन लोगों का ख्याल ये था कि यहाँ पर तकरीबन शाम के वक्त ये पहुँचेंगे और उस वक्त तक इनकी रैली बहुत बड़ी निकल चुकी होगी, तो काफ़ी बड़ा जुलूस होगा लाहौर में। जो लाहौर में कवर करते रहे हमारे रिपोर्टर, उनसे भी इसका हाल पूछते हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल थी कल? जी फ्रिया, कल की अगर बात की जाए तो जो नून लीग के लिए कलेक्टर डैमेज होना था कल, वो हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये समझते हैं कि इस दोराहे पर अगर नून लीग आई है तो उसकी एक बड़ी वजह मरियम नवाज़ी हैं, लेकिन दूसरी नून लीग के लीडर समझते हैं। उसकी वजह से हमने ये देखा है कि जो आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये कहा जी कि आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर था। हमें पूरा दिन कल कहीं आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर नज़र नहीं आया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि नून लीग का कोई जो है वो मरकज़ी रहनुमा यहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। अब परवेज़ रशीद यहाँ पर पहुँचे हैं या सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो सेनेटर है, उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। दूसरी हकीकत अब यह है कि वो नवाज शरीफ जो अपना बयान करते थे जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब वोटर को इज़्ज़त दो, वोटर
वोटर को इज़्ज़त दो। वो हमें बहरहाल कल लाहौर की मुतअद्दिद शाहराहों पर वो नारा ज़रूर सुनने में आया है, लेकिन नून लीग में वो जो एक रिफ्ट थी, एक जाननशीनी का मसला था, वो हमें कल बाज़ाब्ता तौर पर ये लाहौर की सड़कों पर, लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए। बिल्कुल लाहौर में बहुत, ये जिस हल्के में यहाँ पर कर रहे हैं ये पहले NA 120 था, अब ये NA 125 है और ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। अगर अब नई हल्का बंदियों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ वोटर्स की तादाद 3 लाख से जायद है, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जी कितनी बड़ी रैली थी। इवन एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक हल्के में 3 लाख वोटर हैं जो कि जहाँ से नून लीग जीते। और अगर मुस्लिम लीग नून कल जो दावा कर रही है कि हज़ारों लोग थे, चले हम कह लेते हैं जी कि 25,000 लोग होंगे, 30,000 लोग होंगे, लेकिन मैं आपको एक हल्के की बात कर रहा हूँ कि लाहौर में 14 हल्के हैं और शहबाज शरीफ साहब जो दावा करते आ रहे हैं कि अवाम का समंदर आ गया, तो वो ऐसा सच हम, और रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। रुकावटें देखें, हमें एक तो रावी पुल, हम ठोकर की बात करें तो जवेद हाशमी वहाँ से आए, अगर मॉडल टाउन में ये कह रहे थे जी कि वहाँ पर कंटेनर आ गए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद और जितने भी नून लीग के सीनियर रहनुमा थे उन्होंने 12 बजे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तकरीबन जुम्मे से पहले वो लोहारी गेट पहुँच चुके थे और यहाँ तो हमें ऐसा रुकावटें नज़र नहीं आई। नो डाउट अगर बाबू साहब इंटरचेंज की बात की जाए या रिंग रोड की बात की जाए तो वहाँ कंटेनर लगाए गए थे। एक मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है जी ये जो पंजाब असम्बली चेयरिंग क्रॉस है वहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए थे। कंटेनर ज़रूर थे लेकिन वो एक साइड पे खड़े थे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की लाहौर की ये क़यादत की सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट थी, चूँकि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ये रैली प्लान की थी, लेकिन वो दोनों जो बाप बेटा थे वो एक गाड़ी में थे और जाननशीनी की कहा जाता है कि एक वाज़ेह तफरीक है, वो कल हमें बाकायदा नज़र आई। दूसरी हकीकत ये है कि अब मुस्लिम लीग नून तब तक वोट नहीं हासिल कर सकती जब तक वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर ना लगाए या जो है उनका प्याना। ये हमेशा से थे वैसे मसला, हमेशा से था। आई एग्री विद यू, आई कम टू यू। ये भी बड़ी अहम बात है कि रिफ्ट को बहुत छुपाने की कोशिश करें और दोनों भाइयों को तो ये शेख रशीद साहब ने मुझे खुद बताया था कि बड़ी कोशिशें हम माजी में कर चुके हैं, ये नहीं अलग होंगे और कोशिशें अभी भी हुई और शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी किसी या और लोगों को किसी मौके पे पता चल गया नहीं होंगे, लेकिन बच्चों में ये रिफ्ट है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए अगर तो देखिए उस हवाले से ऑब्वियसली उनकी सोच एक डिफरेंट वो बात है, वो एक सेकंड जनरेशन पे आ जाती है, लेकिन अब तक वो यही है कि अगर तो इनमें अगर बाकायदा तौर पर रिफ्ट सामने आती है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डिवाइडेड हाउस। अभी तक तो जैसे आपने कहा कि वो चीज़ सामने नहीं, मीडिया की हद तक बहुत सुना है, लेकिन जो ओवरऑल जो पब्लिक पोस्टर सामने आया है और जो स्ट्रेटजी इस वक्त तक बनी है वो इकट्ठे ही रहे। लेकिन ये बिल्कुल ये बात क्लियर है कि जब से नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो शहबाज शरीफ और हमजा वो वाला स्टांस जो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि वो जिस तरह की द फोर्सेस दे आर अप अगेंस्ट, उसके लिए ठीक ठाक हौसला चाहिए, एक मतलब वो करेज की बात करना या डिफाइंस लेना, तो वो मेरा ख्याल है क्लियरली वो जो मिडल वे है उन्होंने वही समझा है कि कन्फ्रंटेशन भी ना हो और कुछ बचाव वाली सिचुएशन। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ भी इन द लास्ट फ्यू डेज, अब पिछले एक हफ्ते में उनको ये समझ आ गई है कि जैसा अभी दूसरा जर्नलिस्ट भी कह रहे थे कि उनको ही हैज़ टू मेक अ